हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदरलैंड का विभिन्न संपर्क सिद्धांत या डिफरेंट एसोसिएशन थ्योरी ऑफ सदरलैंड। इस सिद्धांत के अंदर सदरलैंड ने बताया है कि अपराधी है वो किस तरह से बनते हैं, क्या कारण रहते हैं अपराधियों को बनने के। जैसे इन्होंने बताया कि समाज है वो एक परिवर्तनशील या गतिशील है जिसमें सामाजिक मूल्यों, धारणाओं आदि में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। जब इनमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं तो जो व्यक्ति है वो कई बार बहुत सारी सामाजिक समस्याओं में फंस जाता है। तो कुछ व्यक्ति तो इन सामाजिक समस्याओं से पार निकल जाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन सामाजिक समस्याओं से पार नहीं निकल पाते और वो अपराधी व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे वो अपराधी बन जाते हैं। इसी को सदरलैंड ने विभिन्न संपर्क सिद्धांत कहा है अपराध का। इसका मतलब जब अपराधी कब बनते हैं, जब वो दूसरे अपराधी व्यक्तियों की संगति में आते हैं। इसमें संगति के का महत्वपूर्ण स्थान है अपराधियों को बनाने में। और दूसरा, इसने सदरलैंड ने एक बात और कही है कि व्यक्ति अपराधी कब बनता है, जब वो दैनिक जीवन में अपराधियों और अपराधियों की संगत में ज़्यादा आता है गैर अपराधियों की तुलना में, तो वो व्यक्ति है वो अपराधी बनेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर हम इस डायग्राम के द्वारा कुछ समझेंगे भी ये डिफरेंट एसोसिएशन थ्योरी क्या है। तो यहाँ पर आप देखो, सदरलैंड के विभिन्न संपर्क सिद्धांत का हमने समझाया। यहाँ पर आपको दो व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है और एक व्यक्ति बी है। ये देखो, सामाजिक, जैसे हमने कहा समाज गतिशील है, हमारी इच्छा आवश्यकताएं बदल रही है, मूल्य बदल रहे हैं। कुछ विशेष कारण के कारण ये दोनों क्या हुए, आर्थिक समस्या में उलझ गए। ए व्यक्ति भी आर्थिक तंगी में आ गया, बी व्यक्ति भी आर्थिक तंगी में आ गया। अब क्या होगा, ये व्यक्ति इसने क्या किया, अपनी इच्छाओं में कटौती कर दी और अधिक मेहनत करने लगा और अधिक कार्य करने लगा। और दूसरा, इसने जितने भी फिजूल खर्चे थे उसमें कटौती कर दी। तो ये क्या हुआ, उस जो समस्या थी उस समस्या से ये पार निकल गया, क्योंकि इसका संपर्क किससे हुआ, सामान्य और गैर अपराधी लोगों से इसका संपर्क हुआ। दूसरी तरफ हम बी को लेते हैं, तो बी क्या था, बी ने न तो अपनी इच्छाओं में कटौती की, न इसने कोई मेहनत की, फिजूल खर्चे भी इसके जैसे के तैसे चलते रहे। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो और अधिक बिगड़ गई, क्योंकि इसने इच्छाओं में, फिजूल खर्चे में आदि किसी में किसी तरह का कोई कटौती नहीं की। अब क्या होगा, इसकी आर्थिक कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई, तो अब इसके समझ में नहीं आएगा कि ये क्या करें। तो ये किस लोगों के संपर्क में आएगा, चोरों के संपर्क में आएगा, लुटेरों के संपर्क में आएगा, डकैतियों के संपर्क में आएगा, गैंगवारों के संपर्क में आएगा, या अन्य लोगों के संपर्क में आएगा। तो अब इन लोगों के संपर्क में क्यों आया ये, क्योंकि इसका एक उद्देश्य वो क्या है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, अपनी इच्छाएं या जो ऐशो आराम था वो बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से भोगना। तो अब इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो ए था इसने इच्छाओं पर काबू किया और ये सामान्य और गैर अपराधी लोगों के बीच में रहा, तो इसका परिणाम क्या रहा कि ये गैर अपराधी और सामान्य इंसान रहेगा। दूसरी तरफ इसने उस आर्थिक समस्या से नहीं निकल पाया ये, क्योंकि इसने न तो अपनी जो इच्छाएं आवश्यकताएं थी उसमें कटौती की, न मेहनत की, न फिजूल खर्चे इसने अपने कम किए। तो इसका परिणाम क्या होगा, ये दूसरे लोगों, किन लोगों के संपर्क में आया, अपराधी लोगों के संपर्क में आया। और अपराधी लोगों के संपर्क में आया तो इसका जो परिणाम है वो क्या निकलेगा, ये अपराधी बन जाएगा। अब जब ये अपराधी बनेगा तो इसी सिद्धांत को क्या कहा गया है, विभिन्न संपर्क का सिद्धांत सदरलैंड का। अब देखिए इसमें आप, सदर अपराधी कब बना, जब वो विभिन्न लोगों के संपर्क में आया। विभिन्न लोगों के संपर्क का मतलब इन लोगों की संगति का प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो सदरलैंड ने भी इसी सिद्धांत को क्या है, विभिन्न संपर्क सिद्धांत, मतलब डिफरेंट एसोसिएशन थ्योरी। भी व्यक्ति है वो अपराधियों, गैर अपराधियों की तुलना में अपराधियों की संगति में जब अधिक रहता है तो वो अपराधी बनता है। इसको सदरलैंड ने कहा है विभिन्न संपर्क का सिद्धांत। अब इसके आगे आप देखिएगा, सदरलैंड, इस जो विभिन्न संपर्क का सिद्धांत है इसके जनक क्या है, वो सदरलैंड थे। सदरलैंड ने 1939 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र के सिद्धांत। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से संपर्क सिद्धांत की रचना की थी और 1947 में अपना जो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत में उन्होंने संशोधन किया था। अब देखिए क्या था, इससे पूर्व में क्या प्रचलन था कि अपराधी पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं।
मतलब जैसे हमने लोब्रासो के बारे में पढ़ा था, लोब्रासो ने क्या कहा था, अपराधी जन्मजात होते हैं, मतलब पर्यावरण का, उसकी संगति का, बाहरी तत्वों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु इस सिद्धांत ने जो डिफरेंट एसोसिएशन या विभिन्न विभिन्न संपर्क सिद्धांत है, इसने एकदम से इसके उल्ट दिया विचार, और इन्होंने क्या कहा कि अपराधी है वो बनते हैं, पैदा नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, अपराधी जन्मजात नहीं होते, बल्कि समाज है या सामाजिक परिस्थितियां हैं वो, या जो अपराधी व्यक्तियों की संगति में आने के कारण व्यक्ति अपराधी बनता है। तो इस ये जो विभिन्न संपर्क का सिद्धांत है, इस सिद्धांत ने जो पूर्व में विचारधारा प्रचलित थी कि अपराधी जन्मजात होते हैं या अपराधियों में वंशानुक्रम लक्षण होते हैं, वो पूरी तरह से इसने बदल दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये जैसे 3 सिद्धांत हुए हैं, एक तो ये अपराधी जन्मजात होते हैं, दूसरा अपराधी पैदा नहीं होते हैं बल्कि अपराधी बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये जो समाज है इसके द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भी, जैसे लेबलिंग का भी हमने पढ़ा था। भी अपराधी वो जन्मजात नहीं होते, उस पर समाज के द्वारा एक लेब या एक ठप्पा या फिर एक मोहर लगा दी जाती है, और व्यक्ति फिर उसी मोहर, ठप्पे या लेब के अनुसार काम, लेवल के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। तो अब आगे हम इसमें पढ़ते हैं। भी अपराधी जो सदरलैंड है, सदरलैंड ने माना है कि इसमें जो मुख्य कारण है अपराध बनने का, वो व्यक्ति की संगति संगति या फिर सीख है। सीख का मतलब सीखना, संगति का मतलब किन लोगों के बीच में वो रहता है। तो यहाँ पर जो सदरलैंड है, उन्होंने 3 प्रकार की संगति का जिक्र किया है। पहली है व्यक्तिगत मित्रता। यदि हमारी किसी के साथ पर्सनल फ्रेंडशिप है और वो लोग अपराधी हैं, जिस व्यक्ति के साथ हमारी पर्सनल फ्रेंडशिप है, यदि वो अपराधी है, तो हम जो व्यक्ति है उसके अपराधी बनने की संभावना बहुत अधिक है। दूसरा इसने लिखा है निष्क्रिय समूहों की सदस्यता। निष्क्रिय समूह ऐसे है जैसे कोई भाषण वक्ता भाषण दिया, उसके विचारों से हम प्रभावित हो गए, या फिर किसी को हमने रोल मॉडल या आदर्श मान लिया, उनसे हम प्रभावित हो गए, और वो यदि अपराधी है तो व्यक्ति अपराधी बन जाता है। अंतःक्रियात्मक समूह है। अंतःक्रियात्मक समूह का मतलब ये हुआ जैसे खेल का मैदान है और दूसरे कोई क्लब हो गए। तो इस तरह का एक जो समूह है, उस समूह में यदि अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे हैं या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो जो व्यक्ति या बच्चा उनके संपर्क में आए वो अपराधी बन जाएगा। तो यहाँ पर सदरलैंड ने बताया है कि जो संगति है वो 3 प्रकार से उन्होंने इसको परिभाषित किया है। व्यक्तिगत, पर्सनल हमारी फ्रेंडशिप है, या फिर निष्क्रिय समूह जिसको हमने रोल मॉडल मान लिया है, या फिर अंतःक्रियात्मक समूह जिसके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो क्लब हो। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, उनकी संगति के अंतर्गत आएंगे। अब आगे देखिएगा आप, इसमें ये जो विभिन्न संपर्क सिद्धांत की उपस्थापनाएं या सिद्धांत दिए हैं, ये 9 सिद्धांत दिए थे इन्होंने। जो सदरलैंड है, इन्होंने 9 सिद्धांत दिए थे। पहला इन्होंने क्या कहा था कि जो अपराधी व्यवहार है वो सीखा जाता है। सीखा जाता कम जाने का मतलब क्या हुआ, इस व्यवहार को सीखा जाएगा, और किसके द्वारा सीखा जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये हो गया उनसे हम डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब हो गया किसी को हमने रोल मॉडल मान लिया, या फिर किसी के विचारों से, अवधारणाओं से, भाषण से हम प्रभावित हुए हैं, तो उससे प्रभावित होकर हम अपराध करना वो शुरू कर देते हैं। तो दूसरा जो सिद्धांत है, यह आपसी संचार या अंतःक्रिया संपर्क से सीखा जाता है। अब हम सीखेंगे कैसे, जो कोई भी चीज़ है वो कब सीखेंगे। अंतःक्रिया का मतलब एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। संचार का मतलब हो गया टेलीफोनिकली संपर्क होगा, या फिर अन्य सोशल मीडिया से उनके साथ संपर्क होगा, तो उनसे उनके विचारों का आदान प्रदान होगा। और कैसे विचारों का, अपराधी व्यक्तियों के साथ यदि बातचीत करेंगे तो जो आपराधिक गतिविधियां उनका आदान प्रदान होगा, और उससे वो व्यक्ति प्रभावित होगा और वो अपराधी बन जाएगा। संपर्क घनिष्ठ प्राथमिक समूह से होता है। जो ये अपराधी प्रवृत्तियाँ सीखी जाती है, ये उस समूह से सीखी जाती है जिस समूह के सदस्यों का उस व्यक्ति के मांस पटल पर या मानसिक मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वो घनिष्ठ है, उनसे उसका लगाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे लगता है कि ये व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसमें तकनीकी नज़रिया, तर्कशीलता आदि ये सब चीज़ें सीखी जाती है। टेक्निक इसकी भी, जो अपराध है वो किस तरह से किया जाएगा, कौन सी उसके अंदर तरकीब वो अपनाएंगे, या फिर
उसके प्रति नज़रिया क्या है, या जो अपनी बातें, जो अपना जो भी वो काम कर रहे हैं उसको वो सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे आतंकवादी है, टेररिस्ट है, इनका पीछे तर्क ये अपने जो इस्लाम को बचाने के लिए या इस तरह की बातें इनको सिखाई जाती है। तो जो चौथा पॉइंट है इसके अंदर हम कह सकते हैं इसमें मोटिव्स हो, ड्राइव, एटीट्यूड या रेशनलाइजेशन, इस तरह की बातें यहाँ पर सिखाई जाती है। अपराधी व्यवहार अपराधी लोगों के संपर्क से बनता है, संगति का असर पड़ता है, कंपनी डज इफेक्ट। लेकिन संगति किन लोगों की संगति का? अपराधी लोगों की। जब व्यक्ति अपराधी लोगों के संपर्क में आएगा, उनके साथ अंतः क्रिया करेगा और उनके संबंध उनके साथ घनिष्ठ है, ये मोटिव, नज़रिया, एटीट्यूड आदि सीखे, ये चीज़ें यहाँ पर सीखेगा, तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो अपराधी बन जाएगा। संपर्कों की अवधि, अब ये जो संपर्कों की अवधि है इसमें तीव्रता भी होती है, पुनरावृत्ति भी होती है और प्राथमिकता भी होती है। भी किस समूह को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, या उन समूह से हम कितनी बार मिल रहे हैं, कितनी अवधि तक हम उन समूह के या सदस्यों के साथ हम रह रहे हैं, इससे भी जो अपराधी है वो बनता है। सभी व्यवहार सीखने की प्रक्रिया समान है। देखिए इसमें ये कहना चाहता है भी जैसे हम समाजीकरण के अंदर सीखते हैं, अच्छी बातें परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली आदि से सीखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपराधिक व्यवहार है वो भी सीखा जाएगा। ये भी समाज के अंदर घटित होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामान्य आवश्यकता क्या है? कोई पर्याप्त, अब देखिए अपराधी जो बनता है उसकी सामान्य आवश्यकता क्या है? भी वो क्यों अपराधी बनता है? वो केवल पैसों के लिए अपराधी बन रहा है? ये तो ज़रूरी नहीं है भी वो पैसों के लिए बने, या फिर कोई अपना विशेष उद्देश्य हो, अपनी कोई बात मनवानी हो किसी से, जैसे किडनैपिंग वगैरह कर लेते हैं किसी कोई बात मनवाने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। तो इसकी विशेष आवश्यकता क्या है? पर्याप्त, इसकी कोई पर्याप्त व्याख्या नहीं की जा सकती। जो ये एक निर्देशित व्यवस्था है। जो अपराध होते हैं इसमें अपराधी बनते हैं, ये एक निर्देशित मतलब एक डायरेक्शनल होता है। इसमें जो अपराधी बनता है उसको जो अपराधी समूह है उसको द्वारा एक डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, किस दिशा में जाना है वो उन चीज़ों को बताया जाता है। तो ये विभिन्न संपर्क सिद्धांत के ये 9 नियम बताए थे सदरलैंड ने। अब हम इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। भी इस सिद्धांत में सबसे पहली आलोचना तो ये है कि वो अपराध के उद्गम को इसमें नहीं बताया गया है। भी अपराध का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम का मतलब हो गया उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। भी जैसे एक व्यक्ति है वो दूसरे एक आपराधिक समूह के संपर्क में आया तो वो अपराधी बना, परंतु जो व्यक्ति है उसके संपर्क में उससे पहले भी उसे अपराध के बारे में तो ज्ञान था। जैसे चोरी करना, ऋण का हमें तो पहले से ही पता है। तो ये चीज़ें हमने सीखी कहाँ पर? और जो आपराधिक समूह है, जो एक समूह है अपराधियों का, उन लोगों ने अपराध कहाँ से सीखा? तो इन चीज़ों को ये इस सिद्धांत के अंदर नहीं बताया गया है। जानबूझकर अपराध, कई बार इनमें जानबूझकर अपराध और संयोगवश अपराध में कोई अंतर नहीं किया है। कई बार अपराध संयोगवश भी हो जाते हैं, जैसे रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से आगे कोई बच्चा आ गया और एकदम वो उसके हिट कर गया, तो वो उसको किसी भी तरह से कोर्ट आदि में साबित करके अपराधी घोषित किया जा सकता है। या कई बार जब दूसरे व्यक्ति किसी पर अटैक करते हैं तो अपने बचाव के लिए भी दूसरे व्यक्तियों को मारा जा सकता है। तो इस तरह से ये संयोगवश अपराध है और एक जानबूझकर भी अपनी इच्छा से कोई अपराधी बनाए, इन दोनों में इन्होंने कोई अंतर नहीं किया है। अपराधी और गैर अपराधी व्यवहार में अंतर नहीं किया है। भी एक अपराधी होता है, व्यक्ति होता है, वो कैसा व्यवहार करेगा, और जो अपराधी नहीं है वो कैसा व्यवहार करेगा, इन दोनों में अंतर क्या है, इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं बताया गया है। मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं, जैसे कुंठा है, उपेक्षा है, किसी से जलन है, बदला लेना, इस तरह की जो बातें हैं उनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर तो सिर्फ अपराधियों से संपर्क का जिक्र किया गया है। अपराधियों की दरों का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया। भी अपराधियों की दर कहाँ पर कितनी है, जैसे शहरी क्षेत्र में कितनी है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है, महिलाओं में अपराध की दर कम है या ज़्यादा है, पुरुषों में कम है या ज़्यादा है, इस तरह के अपराध की दरों का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। बिना अपराधियों की शरण में आए भी अपराधी बनते हैं। इन्होंने कहा है कि अपराधी बनने का केवल एकमात्र कारण है कि व्यक्ति है वो अपराधियों की शरण में आएगा, परंतु ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति है वो अपराधी बन जाता है और उनके पहले पीछे की कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, या अपराधियों की श्रेणी में भी वो पहले से नहीं आया हुआ है। तो इसकी आलोचनाएं थी। अब इसकी आलोचनाएं हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते भी ये सिद्धांत आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। इस सिद्धांत ने पूर्व में अपराध से संबंधित जो सिद्धांत था भी अपराधी जन्मजात होते, उस सिद्धांत को एकदम से पलट दिया, और आज भी अपराधियों या उसके व्यवहार को जानने में जो सदरलैंड का सिद्धांत है ये बहुत अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सिद्धांत बना हुआ है।
और इस कोई क्वेश्चन आपका हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आपको जवाब देना है कि सदरलैंड ने किस पुस्तक के अंदर अपना डिफरेंट एसोसिएशन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। थैंक्स।